नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी भी उपलब्ध है और उसके बारे में मरीज़ों में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। सर्कमसिजन यानी कि फाइमोसिस का ट्रीटमेंट। फाइमोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेपलर सर्कमसिजन वर्सेस लेज़र सर्कमसिजन के बारे में। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं इन्हीं 2 मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये डिवाइस जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं इस वक़्त, ये एक सर्कुलर स्टेपलिंग डिवाइस है और इसका प्रयोग सर्कमसिजन के लिए किया जाता है। तो ये एक सिंपल डिवाइस है, इसके कई भाग होते हैं। इसमें पीछे जो है ये एक ऐसा स्क्रू आप देख पा रहे हैं, इसको जब हम खोलते हैं तो इसमें से एक ग्लांस शीट जो है ये बाहर निकल जाता है। तो ये ग्लांस शील्ड जो है आप देख पा रहे हैं, ये हमारे फोरस्किन के नीचे जो पेनिस का टॉप का हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसके ऊपर से फिर फोरस्किन की चमड़ी जो है वो फिक्स कर दी जाती है यहाँ पर। तो इसको एक प्लास्टिक की ट्यूब आती है, उससे इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये ग्लांस शील्ड जब फिक्स हो जाता है तो इसके ऊपर फिर हम ये स्टेपलिंग डिवाइस जो है ये लगा देते हैं और फिर स्क्रू से जो है इसको टाइट कर देते हैं। टाइट होने के बाद जैसे ही हम इस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं या इसके हैंडल्स को दबाते हैं, वैसे ही यहाँ गोलाकार में स्टेपलर के एक ब्लेड भी होती है और साथ ही में इसके स्टेपलर के पिन्स भी होते हैं। तो वो जो ब्लेड होती है, वो गोलाई में फोरस्किन की चमड़ी को काट देती है और जो स्टेपलर के पिन्स होते हैं, वो चमड़ी को कटने के बाद उसके अंदरूनी और बाहरी हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं। और ये जुड़ाव जो है, चारों तरफ एक सिलिकॉन रिंग के माध्यम से अपनी जगह पे बना रहता है। ये सिलिकॉन रिंग और स्टेपलर के पिन लगभग 2 हफ्ते में अपने आप जो है फोरस्किन से झड़ के निकल जाते हैं और तब तक जो है हमारा घाव भर चुका होता है। तो ये है स्टेपलर सर्कमसिजन डिवाइस, जिसको हम स्टेपलर सर्कमसिजन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और इसकी कॉस्ट लगभग 8 से 9 हज़ार के रेंज में होती है। हालाँकि कई जो कंपनीज़ धीरे-धीरे आ रही हैं, वो धीरे-धीरे इसका जैसे-जैसे इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसकी डिवाइस की कॉस्ट जो है धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो ये स्टेपलर सर्कमसिजन डिवाइस है। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नीक है सर्कमसिजन की, वो है लेज़र सर्कमसिजन। तो लेज़र सर्कमसिजन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो टोटल 3 प्रकार के लेज़र होते हैं, CO2 लेज़र, डायोड लेज़र और होल्मियम YAG लेज़र। इन तीनों लेज़र्स के द्वारा फोरस्किन के अगले जो 2 से 3 सेंटीमीटर का हिस्सा है, उसको कट करके गोलाई के रूप में कट करके उसको हटा लिया जाता है। अब सर्कमसिजन में बेसिकली आगे की फोरस्किन हमें हटानी है। वो चाहे हम सीज़र से काट सकते हैं, लेज़र से काट सकते हैं या फिर इस स्टेपलर डिवाइस से काट सकते हैं। फाइनल रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें तो तीनों ही मेथड्स में लगभग कॉस्मेटिक अपीयरेंस और रिकवरी पीरियड सेम ही होता है। ज़्यादा किसी भी मेथड से सर्कमसिजन करो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। लेज़र सर्कमसिजन में भी एक बार आपने लेज़र से चारों ओर फोरस्किन को काट दिया, तो उसके बाद जो है स्किन की इनर और आउटर लेयर को जोड़ने के लिए घुलने वाले टाँकों का ही प्रयोग किया जाता है और ये टाँके जो हैं लगभग 2 हफ्ते में अपने आप घुल के निकल जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानेंगे कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं जो मरीज़ हमसे पूछते हैं सर्कमसिजन के बारे में। पहला सवाल ये उनका होता है कि इस प्रक्रिया में हमें दर्द होगा या नहीं होगा? तो मैं यह क्लेरिफ़ाई करना चाहूँगा कि सर्कमसिजन किसी भी मेथड से किया जाए, चाहे वो स्टेपलर हो, लेज़र हो या क्लासिकल सर्कमसिजन हो, ये एनेस्थीसिया देकर ही किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता है। 2 प्रकार से हम एनेस्थीसिया देते हैं। पहला, अगर मरीज़ वयस्क है, तो ये लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सुन्न करने की इंजेक्शन होती है, वो पेनिस के बेस पे हम लगा देते हैं। तो जितनी भी नर्व्स पेनिस को सप्लाई कर रही हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द नहीं होता है।
दूसरा, छोटे बच्चे अगर हैं तो उनमें हम जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको पूरा बेहोश करके ये ऑपरेशन करना पड़ता है। साथ ही ऑपरेशन के बाद भी हल्का-फुल्का दर्द होना स्वाभाविक है, तो इससे बचने के लिए आपको जो डॉक्टर ने पेन किलर दिए हैं, वो आप समय से खाली ले लें और दर्द होने का इंतज़ार ना करें। तो अगर टाइम पे हम पेन किलर ले लेते हैं, पेन के ऑनसेट होने के पहले, तो इनकी इफ़ेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये था पेन के बारे में। अब हम आइए जानते हैं, कुछ लोगों का, मरीज़ों का सवाल रहता है कि इस सर्कमसिजन प्रक्रिया में समय कितना लगता है? तो यदि हम क्लासिकल या लेज़र सर्कमसिजन कर रहे हैं, तो लगभग 10 से 15 मिनट का समय इस ऑपरेशन में लगता है। लेकिन अगर हम स्टेपलर सर्कमसिजन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एक बार एक्टिवेट होने के बाद एक साथ ही कटिंग और स्टेपलिंग एक साथ कर देता है, इसलिए इसमें हार्डली 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो ये हो गई समय की बात। अब आइए जानते हैं कि कुछ मरीजों का ये भी सवाल रहता है कि सर्कमसिजन होने के बाद आफ्टर केयर किस तरह की रहेगी? तो आफ्टर केयर की मैं बात करूँ तो पहला तो आप हॉस्पिटल में 2 से 3 घंटे तक लगभग एडमिट रहते हैं। उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या की एक्टिविटीज़, अगर लोकल एनेस्थीसिया में आपका सर्कमसिजन हुआ है, तो सेम डे से ही आप अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यूजुअली थोड़ा बहुत पेन और सेंसिटिविटी रहती है। ऑपरेशन के बाद थोड़ी ग्लांस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है कुछ मरीज़ों को, ज़्यादातर मरीज़ों को मैं कहूँगा। सेंसिटिविटी को यूँ समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पेनिस का टॉप का हिस्सा है, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ये फोरस्किन से पूरी तरह कवर्ड था अभी तक। अब हम फोरस्किन हमने निकाल दी, तो ये एक्सपोज़ हो गया है और इसमें नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये पेनिस का इलाका जब किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज़ से टच होता है, तो मरीज़ बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल और असहज महसूस करते हैं। तो इसी चीज़ को सेंसिटिविटी कहा गया है। ग्लैंस सेंसिटिविटी जो है ऑपरेशन के बाद अमूमन 2 से 3 हफ्ते तक रहती है और हर दिन ये धीरे-धीरे कम होती जाती है, जैसे-जैसे वो पेनिस जो है एक्लिमेटाइज़ होता है नए सेंसेशंस की तरफ। तो इस तरह से लगभग 2 से 3 हफ्ते में ये सेंसिटिविटी धीरे-धीरे करके काफ़ी कम हो जाती है। तो शुरुआती पीरियड में थोड़ी सेंसिटिविटी, हल्के-फुल्के पेन के वजह से मरीज़ों की थोड़ी चाल भी बदल जाती है। तो इस पीरियड में शुरू के 5 से 7 दिनों में हम एडवाइस करते हैं मरीज़ वर्क फ्रॉम होम ही करें, घर से अपना काम करें और इसके बाद फिर नॉर्मल उनकी दिनचर्या जो है, जो भी ऑफ़िस का वर्क है, वो जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सर्कमसिजन की ड्रेसिंग शुरुआत में जो है, थोड़ी-सी टाइट ड्रेसिंग रखी जाती है ताकि कोई स्वेलिंग या ब्लीडिंग वग़ैरह ना हो। ये ड्रेसिंग जो है ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे बाद आपके डॉक्टर जो है इसको चेंज कर देते हैं। 1 या 2 ड्रेसिंग के बाद जो है इसको बार-बार ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। या तो एंटीबायोटिक पाउडर या कोई क्रीम आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसको आप समय-समय पर इस्तेमाल करके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों में घुलने वाले स्टिचेज़ लगाए जाते हैं, इसलिए आपको स्टिचेज़ निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर स्टेपलिंग डिवाइस का यूज़ किया है, तो उसमें एक सिलिकॉन रिंग और स्टेपलर के पिन्स अटैच होते हैं आपकी फोरस्किन में गोलाकार रूप में। ये रिंग जो है अपने आप ही 2 से 3 हफ्ते में झड़कर हट जाती है और तब तक जो है हमारा घाव पूरी तरह से भर चुका होता है। तो दोस्तों दूसरा जो एक सवाल मरीज़ों के मन में बहुत कॉमन है कि सर्कमसिजन की जो विभिन्न टेक्निक है, इनमें से बेस्ट टेक्निक कौन-सी है? तो यहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि सर्कमसिजन किसी भी तरीके से किया जाए, उसको सही तरीके से करना ज़रूरी है। सिर्फ़ मशीनों से रिज़ल्ट्स नहीं आते, जो करने वाला इंसान है, उस पे ये रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और मरीज़ की जो रोग से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी है और बॉडी की हीलिंग पावर्स हैं, उस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एज़ अ टेक्नीक अगर हम देखें, तो तीनों टेक्नीक समान है। क्लासिकल हो, लेज़र हो या स्टेपलर हो, तीनों ही टेक्नीक्स में पेनिस का फाइनल अपीयरेंस, कॉम्प्लिकेशन रेट्स, हीलिंग और ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन फॉर हीलिंग, ये सारी चीज़ें लगभग-लगभग एक जैसी होती हैं। हालाँकि बहुत सारी ऑनलाइन पेशेंट एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं, जो कि स्टेपलर सर्कमसिजन को या लेज़र सर्कमसिजन को सिर्फ़ इसलिए प्रमोट कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि कोई टेक्नीक अगर बाद में आई है, लेटेस्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छी ही होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता।
हमारे मेडिकल साइंस में ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं, जिसमें कि नई टेक्निक आई, लोगों ने उसको एडॉप्ट किया और उसका ओवर यूज़ भी हो गया और उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस का हमें पता चला और बाद में वो टेक्निक्स जो हैं, वो मार्केट से हट ही गईं बिल्कुल, पूरी तरह से। तो ऐसा मतलब हमें जब इसका चुनाव हम कर रहे हों, तो कुछ बातों का हमें ध्यान में रखना होता है, कौन-सी टेक्निक का चुनाव हम करें। और ये बात जो है पेशेंट और यूरोलॉजिस्ट के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी मरीज़ को मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर उसको डायबिटीज़ है, फोरस्किन में बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेज़ में स्टेपलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेपलर के पिन्स होते हैं और फ़ॉरेन बॉडी अगर हम वहाँ डालेंगे तो इन्फेक्शन ठीक से हो सकता है, हीलिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाए। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं आपके यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं, तो टेक्नीक की डिमांड करने के बजाय आप उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे लिए कौन-सी टेक्नीक जो है वो बेहतर साबित होगी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो होते हैं मरीज़ों के दिमाग में वो है कि क्या सर्कमसिज़न कराने से मेरी पेनिस के साइज़ में कोई कमी आ जाएगी? तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम सर्कमसिज़न जब कर रहे हैं तो हम सिर्फ़ फ़ोरस्किन को हटा रहे हैं। पेनिस के साइज़ पे इसका कोई प्रतिकूल असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ मरीज़ों का ये भी सवाल होता है कि क्या सर्कमसिज़न कराने से हमारी सेक्स लाइफ़ पे कोई असर होगा? तो यूजुअली सर्कमसिज़न के बाद हम 4 से 6 हफ्ते तक इंटरकोर्स करने को मना करते हैं। इस दौरान घाव में हीलिंग हो रही होती है, घाव की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही होती है धीरे-धीरे करके और 6 हफ्ते बाद ये लगभग-लगभग घाव पूरी तरह से हील हो चुका होता है और उसके बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। शुरुआत में आपके ग्लैंड्स पेनिस पे सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, धीरे-धीरे करके ये ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और सेंसिटिविटी कम होने से कई लोगों के सेक्स लाइफ पे बड़े मतलब बेहतर प्रभाव भी पड़ता है। उनकी ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये था सर्कमसिज़न के बाद सेक्स लाइफ के बारे में। इसके अलावा कुछ मरीज़ों का सवाल रहता है कि हम स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, जिम, एक्सरसाइज़ वगैरह कब कर सकते हैं? तो सर्कमसिज़न होने के बाद वही लगभग 1 महीने से डेढ़ महीने का समय जो है, इसके बाद ही आप कोई हेवी एक्सरसाइज़, जिमिंग वगैरह कर सकते हैं। इस दौरान घाव को पूरी तरह से भरने का मौका मिलता है और इसके बाद आप कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर सकते हैं। और सवालों की बात करूँ तो कुछ मरीज़ों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर्कमसिज़न के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? तो कोई भी प्रोसीजर हो, बॉडी पे कोई भी सर्जरी कर रहे हैं हम, तो उसके कुछ कुप्रभाव या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सर्कमसिज़न में हम एक कट लगा रहे हैं, भले ही वो लेज़र से हो, सीज़र से हो, स्टेपलर से हो कट लगा रहे हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है। ज़्यादातर के केसेज़ में ये ब्लीडिंग वहीं के वहीं ऑपरेशन के दौरान समझ में आ जाती है और उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। सीवियर ब्लीडिंग जिससे कि बाद में ड्रेसिंग गीली हो रही है और बाद में कुछ दोबारा टाँके लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा बहुत ही रेयर है। ये 500 या 1000 पेशेंट में किसी एक मरीज़ में इस तरह की ब्लीडिंग भी देखने में आती है। जो ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो स्टिच लाइन का इन्फेक्शन, खासकर डायबिटीज़, मधुमेह के मरीज़ों में। उसके अलावा थोड़ा-सा स्टिच लाइन के आस-पास या पेनिस के ऊपर स्वेलिंग हो जाना। इसके अलावा थोड़ी ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा होती हैं, बट ज़्यादातर केसेज़ में ये ड्रेसिंग वगैरह से, दवाइयों से ये सब चीज़ें काबू में आ सकती हैं। इसके सर्कमसिज़न प्रोसीजर एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। इसके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। धन्यवाद।